नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 स्पर्श का पाठ बड़े भाई साहब इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। पार्ट 1 में बना चुकी हूँ, यह पार्ट 2 है। क्योंकि यह चैप्टर काफ़ी लंबा है इसलिए मैं आपको पार्ट वाइज करके समझा रही हूँ। तो यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और बच्चों, मैं क्लास 9, क्लास 10, कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ और व्याकरण भी आसान रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं पार्ट 2 में बड़े भाई साहब में क्या दिया गया है। पार्ट 1 में तो हम लोग देखे कि बड़े भाई साहब हमेशा अपने छोटे भाई को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाई के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। तो पार्ट 2 में भी देखते हैं कि बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि सालाना इम्तिहान हुआ, मतलब वार्षिक परीक्षा। सालाना बोलते हैं वार्षिक को, इम्तिहान बोलते हैं परीक्षा को। तो इसमें बताया गया है कि सालाना इम्तिहान हुआ यानी वार्षिक परीक्षा हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। अब इसमें दिखाया जा रहा है कि भाई साहब हमेशा किताब खोलकर पढ़ते रहते थे, लेकिन फिर भी बड़े भाई साहब फेल हो गए और लेखक जो हैं वे पास हो गए और फर्स्ट आए। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया, यानी अभी जो है 3 साल का अंतर था, अब 2 साल का दोनों के बीच अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आरे हाथों लूं। आरे हाथों एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह खबर लूं। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हमेशा उनके बड़े भाई उनको डांटा डपटा करते थे, पढ़ाई के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते थे। तो अब इनके मन में थोड़ा अहंकार आ गया, सोच रहे थे कि अब मैं सोचता हूँ कि भाई साहब को आरे हाथ लूं, यानी अच्छी तरह खबर लूं कि आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। यानी वे जो उनके छोटे भाई हैं वे सोच रहे हैं अपने बड़े भाई को कहने के लिए कि आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई, जो आप घोर तपस्या करते थे, कठिन तपस्या करते थे, पढ़ाई के लिए रात दिन किताब खोले रहते थे, वह सब कहाँ चला गया। मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। और मुझको देखिए, मैं तो हमेशा खेलता भी रहता था मजे से, लेकिन फिर भी मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। अब चूंकि ये जो है छोटे भाई संस्कारी थे, उनके जो है दिलो दिमाग में हमेशा अच्छी बातें उनके बड़े भाई साहब, माँ, पिताजी वगैरह समझाया करते थे, इसलिए कोई भी जो एक जवाब होता है अपने बड़े भाई को नहीं देना चाहते थे, इज्जत करते थे अपने बड़े भाई को। तो वे कह रहे हैं कि वे इतने दुखी थे, बड़े भाई तो जब फेल हो गए तो काफी दुखी थे और उदास थे। तो उनसे क्या हो गया, लेखक को दिली हमदर्दी हो गई, यानी उनसे जो है प्रेम हो गया, हमदर्दी हो गई, उनके प्रति हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद लगा। घाव पर नमक छिड़कना का मतलब होता है दुखी को और दुखी करना। मतलब अब ये कह रहे हैं छोटे भाई कि उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा, यानी शर्मनाक लगा, क्योंकि दुखी को और दुखी करना
गलत बात है। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। और क्या होता है, कभी कोई जो इंसान फर्स्ट आते हैं या कोई जो मंजिल पा लेते हैं, तो क्या होता है, अंदर से कुछ ना कुछ घमंड आ जाता है, अभिमान हो जाता है। तो यहाँ पर इसी बात को लेखक कह रहे हैं कि मुझे अपने ऊपर कुछ घमंड हो गया और आत्मसम्मान मतलब कॉन्फिडेंस, जो एक हिम्मत होता है, वह भी बढ़ गया। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा। अब जो भाई साहब हमेशा उनके ऊपर रौब जो चलाते थे, पढ़ाई के लिए हमेशा प्रेरित करते थे, क्रोध करते थे, तो अब जो है उनको इसका कोई ऐसा नहीं लगा कि अब उनके भाई रौब दिखाएंगे। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। और आज़ादी जो पहले जो आज़ादी से तो खेलते ही थे, और अधिक आज़ादी इनके अंदर आ गई और वे खेल कूद में शरीक यानी शामिल होने लगा। दिल मजबूत था यानी वे हिम्मती थे। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। अब यहाँ पर इस बात को ये सोच रहे हैं कि अगर मेरे बड़े भाई साहब फिर मेरा अपमान करेंगे, फजीहत मतलब अपमान करेंगे, डांट डपट करेंगे, तो मैं उनको साफ कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। यानी आप जो इतना परिश्रम, खून जलाना मुहावरा है और तीर मार लेना भी मुहावरा है। तो खून जलाकर मतलब इतना परिश्रम करके कौन सा तीर मार लिया, यानी कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया, यानी मैं तो खेलता कूदता भी था, फिर भी मैं फर्स्ट आ गया। जवान से यह हैकरी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जवान से यह हैकरी जताने का, यानी अकर, हैकरी जताना मुहावरा है, इसका मतलब है अकर दिखाने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। जो आतंक मतलब जो डर पहले भाई साहब का उनके ऊपर लगता था, छोटे भाई को, यह सब डर खत्म हो चुका था, उतना भी डर उनके अंदर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया, मतलब भाई साहब तो बड़े थे और वे काफी अनुभवी भी थे, इसलिए इस बात को पहचान लिए। उनकी सहज बुद्धि बहुत तीव्र थी। और एक दिन मैं जब भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो क्या हुआ, भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई साहब ने इसे भांप लिया कि अब जो है मुझे कोई डर नहीं है। उनकी बुद्धि, सहज बुद्धि मतलब व्यवहारिक प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही तीव्र थी, तीव्र दिमाग के थे। भले ही क्लास के मामले में, पढ़ाई के मामले में उनका दिमाग इतना तेज नहीं चलता था, लेकिन देश दुनिया का जो भी एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, यह उनके भाई के अंदर बहुत था। तो क्या हुआ, एक दिन जब लेखक सुबह के समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय आया, यानी गुल्ली डंडे खेल करके, गुल्ली डंडा खेलना एक खेल होता है, तो उस खेल को जब खेल करके भोजन के समय, जिस टाइम में खाना खाया जाता है, भोजन के समय जब लेखक लौटते हैं, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। यानी तलवार खींच लेना मुहावरा है, इसका मतलब है आक्रमण के लिए तैयार हो जाना। ऐसा लगा कि वे आक्रमण के लिए, लड़ाई के लिए तैयार हो गए हैं और मुझ पर टूट पड़े। यानी ऐसा लग रहा था कि वे मेरे ऊपर आक्रमण कर देंगे, टूट पड़े मतलब आक्रमण कर देंगे। इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। अब उनके भाई कहने लगे कि तुम इस साल पास हो गए हो और क्लास में दर्जे मतलब क्लास में अव्वल मतलब फर्स्ट आ गए हो, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। दिमाग हो गया मतलब घमंड हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। अब यहाँ पर बहुत तरह के उदाहरण देकर बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझा रहे हैं कि इतने जो देश दुनिया में घमंड करने वाले रहे, उसका घमंड तो रहा नहीं, और तुम्हारा घमंड क्या समझते हो कि घमंड करेंगे तो तुम आगे बढ़ पाओगे। तो वहां यहाँ पर कह रहे हैं कि मगर भाईजान,
छोटे भाई को कह रहे हैं, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। अब रावण का उदाहरण देकर कह रहे हैं कि इतिहास में रावण का हाल तो तुम पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, मतलब उनका जो चरित्र था उससे तुमने क्या सीखा, या यूं ही पढ़ गए, यूं ही तुम रामायण पढ़ गए और महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई इम्तिहान मतलब परीक्षा पास कर लेता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, असली चीज जो होता है वह होता है बुद्धि का विकास, यानी सोच समझकर कोई काम करना, जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। अब यहाँ पर बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि जो भी तुम कुछ पढ़ रहे हो उसका मतलब समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, यह तो तुम जानते हो, पूरे भूमंडल पृथ्वी जो है उसका वह स्वामी था यानी मालिक था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते हैं। तो यह जो पाठ लिखा गया है उस समय मुंशी प्रेमचंद जी लिखे थे जिस टाइम में हमारे देश पर अंग्रेज शासन कर रहा था। तो इसीलिए उनके भाई साहब कह रहे हैं कि आजकल जो अंग्रेज के राज्य का विस्तार हुआ है, इतना बड़ा राज्य बढ़ा हुआ है, तो इनको हम लोग चक्रवर्ती नहीं कह सकते हैं। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, यानी संसार के जो बहुत सारे राष्ट्र हैं वे अंग्रेजों का अधीनता गुलामी करना स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है, सारे जो है दुनिया सब स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे, कर मतलब टैक्स। कह रहे हैं कि रावण क्या था, चक्रवर्ती राजा था, संसार के जितने भी राजा थे उन्हें टैक्स देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ, अंत में उस रावण का क्या हुआ, घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया, यानी नाम निशान मिटा देना मतलब उसे समाप्त कर दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा, यानी कोई उसके पास अपना आसपास ना बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे। यहाँ पर भाई साहब कह रहे हैं कि जो भी कुकर्म करना है करे, लेकिन घमंड इंसान को कभी भी नहीं करना चाहिए, इतराए नहीं, और घमंड में इतराना नहीं चाहिए, इठलाना नहीं चाहिए। घमंड किया और दीन दुनिया दोनों से गया, घमंड अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। मतलब अभिमान करने से क्या होता है, घमंड करने से क्या होता है, पतन हो जाता है। आगे भाई साहब बता रहे हैं कि शैतान का हाल भी पढ़ा होगा। अब शैतान का यहाँ उदाहरण देकर समझा रहे हैं। आगे तो रावण का उदाहरण दिए, अंग्रेज का उदाहरण दिए, और यहाँ पर शैतान का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि शैतान का हाल भी तुमने पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अब शैतान का क्या हाल हुआ था, उसको घमंड हुआ था शैतान को कि ईश्वर का उससे बड़ा सच्चा भक्त कोई नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। साहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया। आप साहेरूम का नाम कह रहे हैं कि साहेरूम नाम जो है वह भी एक बार अहंकार किया, भीख मांग मांग कर मर गया। अहंकार ऐसा चीज होता है जो आदमी को नीचे गिरा देता है, उसे घुटने टेकना पड़ता है। तुमने तो अभी केवल 1 दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, मतलब तुम्हें अभी इतना घमंड आ गया। सिर फिर जाना मतलब घमंड आ जाना। तब तो तुम आगे पढ़ चुके, अब तो ऐसा लगता है कि तुम आगे पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत अहंकार हो गया है, घमंड हो गया है। क्योंकि घमंड जब हो जाता है तो तुम देख ही रहे हो, उदाहरण देकर मैं समझा रहा हूँ कि घमंड के बाद क्या होता है, इंसान का पतन हो जाता है। तो तुम्हारा भी पतन हो जाएगा। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो, अंधे के हाथ बटेर लग गई। मतलब अंधे के हाथ बटेर लग जाना एक जो है लोकोक्ति है, इसका मतलब होता है तुक्का लग जाना। तो यहाँ पर भाई साहब कह रहे हैं कि तुम मेहनत से पास नहीं हुए हो, ऐसे तुक्का मारकर तुम पास हो गए हो। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लगती है, तुक्का बार बार तुम चाहोगे तो नहीं हो सकता है। तुक्का से तुम जीवन में अनेक परीक्षा नहीं पास कर सकते हो। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी आधा चोट निशाना पड़ जाता है। मतलब कभी कभी क्या होता है, गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना मतलब तुक्का भी लग जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए, यानी हर निशाना उसका सटीक रूप से
जाए, उसके बाद ही वह आगे बढ़ पाता है। आगे बता रहे हैं, अब लेखक बता रहे हैं कि मेरे फेल होने पर मत जाओ। लेखक बता रहे हैं, उनके बड़े भाई साहब बता रहे हैं कि मैं जो फेल हुआ हूँ तो तुम इस बात को मन में मत लो कि मेरे फेल होने का बाद तुम मत सोचो, मेरे दर्जे में जाओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना आ जाना मुहावरा है जिसका मतलब है परिश्रम से डर जाना। तो बोल रहे हैं कि मेरे फेल होने पर तुम मत जाओ, मेरे क्लास में जब तुम आओगे तो तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, अलजबरा मैथमेटिक्स का और ज्योमेट्री बता रहे हैं कि जब ज्योमेट्री के लोहे चने चबाने पड़ेंगे, लोहे चने चबाना मतलब बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। यानी तुम अलजेब्रा और ज्योमेट्री जब पढ़ने बैठोगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। इंग्लिस्तान मतलब इतिहास में जो है बादशाह के नाम भी तुमको याद रखना पड़ेगा। 8 हेनरी हो चुके हैं, हेनरी 1, हेनरी 2, हेनरी 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 8 हेनरी हो चुके हैं। अलग अलग सब में हेनरी जुड़ा हुआ है, नाम है। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? तो यहाँ पर शिक्षा प्रणाली के प्रति भी उनके बड़े भाई साहब चोट कर रहे हैं कि आज की हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि रटंत विद्या है। यहाँ पर एक एक चीज रटना पड़ता है, अगर एक वर्ड भूल से भी इधर उधर आज चला जाए तो नंबर कट जाता है। अभी तो शिक्षा पद्धति में फिलहाल जो है बहुत परिवर्तन किया गया है, लेकिन पहले की शिक्षा के पद्धति के बारे में उनके भाई व्यंग कर रहे हैं कि ऐसा शिक्षा पद्धति है, इसमें इसको तुम आसान मत समझो और गहराई से पढ़ाई करो, खेलकूद कम करो, पढ़ाई पर अधिक ध्यान दो। आगे कह रहे हैं कि हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा सब नंबर गायब। मतलब तुम अगर हेनरी 7वें के जगह हेनरी 8वां लिख दिया तो सारा नंबर कट जाएगा, सफाचट मतलब सारा नंबर खत्म हो जाएगा। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी मतलब जीरो, सिफर बोलते हैं जीरो को, जीरो भी ना मिलेगा, जीरो भी। हो किस ख्याल में, तुम किस ख्याल में डूबे रहते हो? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोरियो चार्ल्स। बता रहे हैं कि दर्जनों जेम्स के बारे में तुम्हें जानना पड़ेगा, दर्जनों विलियम के बारे में, कोरियो चार्ल्स के बारे में। दिमाग चक्कर खाने लगता है, दिमाग चक्कर खाना मतलब घबरा जाना, मतलब जब यह सब तुम याद करोगे तो तुम्हारा दिमाग चक्कर खाने लगेगा। आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, अब बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे नाम दिए थे, इन अभागों को नाम भी न, दूसरा नाम नहीं सूझता था। एक ही नाम के पीछे दोयम, स्वयं, चहारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देते। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से इतिहास में जो है नाम के पीछे दोयम, स्वयं, चहारुम, पंचुम लगाते गए हैं लोग। तो गुस्से में कह रहे हैं कि अगर मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम मैं बता देता। आगे बता रहे हैं कि और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना। बता रहे हैं ज्योमेट्री का तो मत ही पूछो, क्या बता सकते हैं, खुदा ही बताएंगे ज्योमेट्री के बारे में। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतिहनों से नहीं पूछता। निर्दयी मुमतिहनों बोलते हैं जो एग्जाम के कॉपी जांच करने वाले टीचर होते हैं। तो कह रहे हैं कि कोई निर्दयी इस टीचर से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या फर्क है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, मतलब ये जो एग्जामिनर हैं इनको तो यह सब कोई परवाह ही नहीं है। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा रहता है। उनको पुस्तक का एक एक वर्ड जो होना चाहिए सही होना चाहिए, रट के याद करके उसमें लिखा होना चाहिए। एक वर्ड अगर छूट जाए तो वे नंबर काट लेते हैं। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट जाएं। यानी यहाँ पर रटंत विद्या जो चल रही है, इस बात पर करारी चोट किया गया है कि वो चाहते हैं कि बच्चे जो हैं एक एक अक्षर याद कर लें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रक्ष हो रहा है। और आज जो है रटंत विद्या जो आज चल रहा है, इसको लोग शिक्षा कहते हैं। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा है। और बोल रहे हैं ये सब जो बेसिर पैर की बातें हैं, यह सब पढ़ने से तो कोई फायदा है ही नहीं, तो क्यों इसके लिए माथापच्ची किया जाए।
आगे बता रहे हैं कि इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगुना होगा। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स का बात बता रहे हैं, गणित का बात बता रहे हैं कि एक रेखा पर वह लंब मतलब लंब गिरा दो तो क्या हो गया, आधार लंब से दुगुना हो जाएगा। पूछिए इससे प्रयोजन, मतलब इससे इसका क्या उद्देश्य है, दुगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी ही पड़ेगी। तो बोल रहे हैं कि अगर परीक्षा में पास करना है तो यह सब जो खुराफात है, खुराफात वाली बात है, यह सब तो याद करनी ही पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी। अब यहाँ पर दूसरा मोड़ ले लिए हैं। अब समय की पाबंदी पर बता रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पेपर में दे देते हैं कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, अपने नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। अब बता रहे हैं कि समय की पाबंदी मतलब समय को बचाना जो है जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय कीमती होता है। एक एक समय का सदुपयोग करना चाहिए, यह तो मालूम है, यह अच्छी बात है, सबको मालूम है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। यह हम लोग जानते हैं कि समय बचाने से हर चीज में लोग उन्नति करते हैं। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? अब एक समय की पाबंदी है, अब इस पर हम 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत है? अब बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि एक ही वाक्य में यह बात खत्म हो जाएगा कि आदमी को समय की पाबंदी पर ध्यान देना चाहिए, तो इसको 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। मतलब हिमाकत मतलब यह जो है दुस्साहस, मैं इसको कहता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं है, मतलब यह जो है समय की पाबंदी नहीं, बल्कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। बेमतलब का जो है 4 पन्ने कोई भी बात से उसमें ठूस कर भर दो। हम जानते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मतलब जो भी कुछ कहना हो जल्दी से कह देना चाहिए और अपनी राह लेना चाहिए। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने होंगे, यानी 4 पन्ने लिखने होंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के होना चाहिए। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि संक्षेप में भी लिखो और 4 पन्नों से कम भी ना लिखो। संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। अगर कह रहे हैं कि संक्षेप में तो 4 पन्ने कहे हैं, या तो हो सकता था कि 100-200 भी पन्ने लिखवा सकते थे ये एग्जामिनर लोग। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात है ना, है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, मतलब बच्चे भी यह सब छोटी छोटी बात समझ सकते हैं। लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं और कह रहे हैं कि इन सब बातों का उनको कोई तमीज ही नहीं है, और अपने आप को सोचते हैं कि हम अध्यापक हैं, हम टीचर हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। और अपने भाई को कह रहे हैं कि बड़े भाई साहब कि अगर तुम मेरे दर्जे यानी मेरे कक्षा में तुम आओगे तो ये सारे पापड़ जो मैं तुमको बता रहा हूँ, यह सारे पापड़ तुमको बेलने पड़ेंगे। पापड़ बेलना माने मतलब होता है, यह मुहावरा है, इसका मतलब है तकलीफें उठाने पड़ेंगे तुमको, तब तुम्हें आटा दाल का भाव मालूम होगा। आटा दाल का भाव मालूम यानी वास्तविकता से तुम्हें परिचय होगा कि वास्तविकता क्या है। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, यानी इस कक्षा में तुम फर्स्ट आ गए हो तो जमीन पे पांव नहीं रखते, यानी तुम हवा में उड़ने लगे हो। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। और बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि मैं लाख फेल हो गया हूँ लेकिन उम्र में तुमसे मैं बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है और संसार का तुमसे अधिक मेरे पास अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। मतलब गिरह बांधना मतलब गांठ बांध लीजिए। क्या होता है, बड़े आदमी जो भी बात कहते हैं उसको छोटे
गिरह बांध लेते हैं, गांठ बांधकर उस बात पर विचार करते हैं। पुराने जमाने में भी स्त्रियां जो होती थी अपने साड़ी के आंचल जो होता है उसमें गिरह बांध लेती थी, क्योंकि 2-4 गिरह बांध लेती थी ताकि इस गिरह को अगर हम खोलेंगे तो यह बात याद आ जाएगी, दूसरे गिरह खोलेंगे तो यह बात याद आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि गिरह बांध लो, यानी गांठ बांध लो, नहीं तो आगे पछताओगे। अब आगे बता रहे हैं कि स्कूल का समय निकट था। अब लेखक बता रहे हैं कि लेखक के स्कूल का भी समय हो रहा था। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती, और कह रहे हैं संजोग ऐसा था कि जो स्कूल का समय निकट था, मतलब जल्दी ही स्कूल में जाने वाला था, नहीं तो यह जो उपदेश भाई साहब देने के लिए बैठे थे न जाने कब तक यह चलता ही रहता, समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, मतलब आज जो मैं बड़े भाई साहब का इतना सारा बात मैं सुना तो मैं डर गया था, मुझे खाने में कोई स्वाद नहीं लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएंगे। बोल रहे हैं कि जब पास होने पर इतना बड़ा तिरस्कार हो रहा है, इतना डांट डपट हो रहा है, और जब मैं फेल हो जाता तब तो लगता है कि भाई साहब मेरे प्राण ही ले लेते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। अब बता रहे हैं लेखक कि भाई साहब जो अपने क्लास के बारे में जो भयंकर चित्र उनको खींचकर बताए थे कि यह होता है ऐसे ऐसे, हेनरी का याद करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, ये सब जो भी बताए थे उससे क्या हो गए, वे डर गए थे। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। अब कह रहे हैं कि यही ताज्जुब है, मतलब शुक्र है कि मैं स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। मतलब अरुचि ज्यों की त्यों बनी, मतलब वैसे के वैसे, जैसे पहले पढ़ाई में उनको इतना मन नहीं लगता था, खेलकूद में अधिक ध्यान देते थे, तो इतना जो भाई साहब उनको उपदेश दिए हैं, इतना सारा समझाए हैं, फिर भी उनको पढ़ाई में वैसे के वैसे ही हैं, कोई अधिक रुचि नहीं है। खेलकूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देना चाहते हैं, और जैसे ही कोई खेलकूद आ जाता है सामने तो वे उस खेल को खेलना ही पसंद करते हैं। पढ़ता भी मगर बहुत कम, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए, और जो होमवर्क वगैरह मिलता था उसको पूरा कर लेते थे और दर्जे में जलील ना होना पड़े, क्योंकि होमवर्क नहीं पूरा होने पर क्या होता था, दर्जे मतलब कक्षा में उन्हें अपमानित ना होना पड़े, इसलिए वे टास्क पूरा कर लेते थे। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। अब यहाँ पर बता रहे हैं लेखक कि मेरे ऊपर जो एक कॉन्फिडेंस मुझे बन गया था कि मैं फर्स्ट आया हूँ, मेरे अंदर एक हिम्मत आया था, वो सारा कुछ लुप्त हो गया। बड़े भाई साहब जो मुझे इतना सारा सुनाए उससे मैं और भी भयभीत हो गया पढ़ाई के प्रति, और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। चोरों का सा जीवन कटने लगा यानी उनको लगता था कि शायद वे इस योग्य नहीं हैं कि वे दूसरी कक्षा में पढ़ सकेंगे। उनके मन में पढ़ाई के प्रति डर सा बन गया, क्योंकि बड़े भाई साहब कितना सारा उनको उपदेश दिए हुए थे, कितना सारा उनको शिक्षा दिए जीवन के बारे में, पढ़ाई के बारे में। तो यह सब इस पाठ में बताया गया है। तो बच्चों यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों पार्ट 3 मैं बाद में पढ़ाऊंगी, और आप मेरे चैनल देव नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।